एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। इसको हम बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से पढ़ेंगे एक सीक्वेंस वाइज में, ताकि सभी को चैप्टर समझ आए। अगर जो क्लास 10th में चैप्टर बिना कुछ पढ़े हुए भी शुरू कर रहा हो तो उसे समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी क्लास 10th में बच्चा आता है तो बहुत बेसिक से उसे नंबर के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो, अब थोड़े बड़े हो गए हो तो नंबर्स को अच्छे से समझो, ये नंबर्स है क्या। तो जितने प्रकार के नंबर आप पढ़ते हो ना, वो हर नंबर जो है हमारे पास दो तरीकों से में बटा हुआ है, दो ग्रुप में बटा हुआ है। जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, हमने अब डिस्कवर किया है, वो दो ग्रुप में बटा हुआ है। एक होता है रियल नंबर, जो कि हमारे पास आज इस चैप्टर का इस हमारे इस चैप्टर का नाम भी है और टॉपिक भी है मेन, रियल नंबर। और दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यार, तो आई होप तुम लोग इस चीज़ के लिए माफ़ करोगे, बट आई एम प्रिटी श्योर कि जो आपको यहाँ पे लेक्चर डिलीवर होंगे वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे पूरे यूट्यूब पे। ओके, हालांकि पेन और पेपर से शुरू कर रहा हूँ, बट नेवर माइंड। तो इमेजिनरी नंबर है ना हमारे पास, इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास है वो सीधे हम 11th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम पढ़ते हैं रियल नंबर। तो अब रियल नंबर दो हिस्सों में बटा होता है। रियल नंबर जो है हमारे पास दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर, आप सभी को पता होगा रैशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू हो हमारे पास वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है, भैया यार पी बाई क्यू का क्या मतलब हुआ लिखने का। बुक में भी यही लिखा रहता है, हर जगह ही लिखा रहता है, बट पी बाई क्यू का क्या मतलब हुआ। पी बाई क्यू का मतलब हुआ जो हमारे पास इस तरीके से हुआ फ्रैक्शन में 5/3। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, या फिर 7/2 हो गया। यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है। 3/5 5/7 ले लो, ठीक है। तो ऐसे हो गया, या फिर यही नहीं, अगर मान लो हमारे पास मान लो 5 है, या 2 है, या 3 है, कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो कैसे होगा। अब मान लो ये सब अगर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बच्चे सुनेंगे भैया सिर्फ 5 लिखा हुआ है, वहाँ पे तो क्यों नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप डेफिनेशन देखोगे तो हमेशा ट्रू हर जगह ये हो रही है। इसी प्रकार से इरेशनल नंबर क्या हुआ। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो, इस नंबर को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ये इरेशनल नंबर हो गया पूर्ण रूप से। तो इरेशनल नंबर जैसे कि हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये पाई हो गया, ये ई हो गया। ये सब हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होता। इवन अगर पाई की वैल्यू देखो तो आपको पता है कि पाई किसके बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है, या फिर 3.14 के बराबर होता है। मगर ये गलत है, ये अप्रोक्स है कि हाँ लगभग पाई इतना होता है, बट पाई की एग्जैक्ट नहीं है ये। पाई की अगर रियल वैल्यू देखो तो मुझे बहुत याद था, देखो 3.141592653535 कुछ कुछ ऐसे होता है। आगे मुझे 50 डिजिट तक याद था, बट अभी ये ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है 9-10 डिजिट तक। तो ये है हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, रियल नंबर जो है हमारे पास को समझने से पहले हम देखा नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दो तरीकों से बटे होते हैं। पूरे नंबर जो भी हम पढ़ेंगे नंबर होते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम सीधा क्लास 11th में पढ़ेंगे। रियल नंबर की रही बात, रियल नंबर दो तरीकों से बटे होते हैं। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रैशनल क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू का क्या क्या मतलब हुआ, न्यूमरेटर में कुछ होगा, डिनोमिनेटर में कुछ होगा। जैसे 5/3 हो गया, 7/2 हो गया, 5/7 हो गया। इरेशनल नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, √2 √3 √5 पाई ई, इस तरीके के नंबर। और ये कभी खत्म नहीं होते, नहीं कभी रिपीट करते हैं। आप पूरे डिजिट बोलते जाओ, 300 ट्रिलियन तक हमें कैलकुलेट कर रखा है, बट ये अब तक कभी रिपीट नहीं करता कोई डिजिट। ठीक है, जैसे कि उदाहरण मतलब 10/3 को डिवाइड कर दो, 10/3 करो, तो ये हमारे पास क्या होगा 3.33333। ये कभी खत्म नहीं होगा, करते जाओ इसे। बट ये टर्मिनेट, ये रिपीट होता रहता है 3333333। बट ये ना रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा। ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो तो इतना। अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर की, इस टॉपिक की जान है हमारे पास, वो है यूक्लिड्स। दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। एक है हमारे पास पहला, दोनों अच्छे से हम पढ़ेंगे, ये है EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम अब समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। और एक दूसरा है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
दोनों को हम समझेंगे है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। मान लो जैसे कि मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 जो है अगर डिवाइड हो रहा है 5 के साथ तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 होगा, ठीक है, और माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे पास, इस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, DIVISR, डिवाइज़र। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। ये जो 5 है जानते उसे हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और इस चीज़ को हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने डिवाइड जो किया है वो सही है या गलत है, हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो यूक्लिड साहब ये बहुत पहले बता कर गए थे कि आप कैसे पता करोगे। तो उन्होंने बोला था A = BQ + R। दूसरे शब्दों में उन्होंने बोला था जो आपका डिविडेंड होगा ना, जो बीच वाला होगा, DIVIDEND, डिविडेंड जो होगा वो बराबर होगा आपका डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे और साथ में ये रिमाइंडर जो है इसे आप ऐड कर दोगे। तो ये है हमारे पास A = BQ + R, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इतना ही है। पहले टॉपिक में था कि भाई आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा को यूज़ करके आप ये प्रूफ HCF निकालो, और 2-3 चीज़ें भी थी प्रूफ करनी होती थी, बट अब तो सिलेबस में नहीं है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप नाम से लग रहा होगा पता नहीं भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पता नहीं फिजिक्स की कौन सी चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी और सिंपल चीज़ है। देखो कुछ नहीं कहता, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as the product of primes, और साथ में खास ये है कि इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसमें हम समझते हैं कि इसके इतने एप्लीकेशंस और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। भाई सिंपल सी चीज़ कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसे प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे कि 6 है, 6 कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर नहीं पता तो ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते ना, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का ठीक उल्टा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को 2 × 3। अब जो मैं 6 को लिखा हूं मैं ये 2 × 3, ये क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। मतलब हर एक नंबर, जिसे भी नंबर को आप लो जो कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट इसकी। जैसे कि हमारे पास हो गया 10 हो गया, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, दोनों प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। आप कोई भी नंबर लो, जैसे मैं 60 लेता हूँ, 60 इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 2 × 2, 2 × 3 = 6, 0, 2 × 2 15, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 5 × 5। अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या है। 60 जो है हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 ये कहता है। अब देखो, अब ये इन यूनिक वे जो लास्ट में लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60 है हमारे पास, उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जिससे आप 60 लिख सको प्राइम नंबर को यूज करते हुए। तो यही इसलिए इसको हम, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस है हमारे पास HCF या LCM निकालने में, HCF एंड LCM निकालने में इसके एप्लीकेशंस है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने में। क्यों भाई, कैसे? अब देखो जैसे 5/10 लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 नीचे लिख सकता हूँ 2 × 5, ये 5 कट गया, 1/5 आंसर आ गया। ये है इसके एप्लीकेशंस। दूसरा क्या है भाई,
क्रिप्टोग्राफी में, CRYPT, क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी में इसके एप्लीकेशंस होते हैं। क्रिप्टोग्राफी में कैसे, अब जैसे हम व्हाट्सएप पे ना नंबर भेजते हैं, हेलो या हाय भेजते हैं, या फिर हमारे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी भी तरीके की बातें हो सकती हैं, वो जो आप देखोगे वहाँ पे वो लिखा रहता है दिस मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब आपके और जिसे आप भेज रहे हो उसके अलावा ही आपके मैसेज को कोई तीसरा आदमी नहीं पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो जिस तरीके से ये नंबर भेजे जाते हैं वो प्राइम नंबर को यूज़ करके भेजे जाते हैं। हमारे बैंक की जो डिटेल्स हैं वो प्राइम नंबर के फॉर्म में सेव होते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर ही क्यों? क्योंकि देखो, दो प्राइम नंबर है ना अगर मैं दो प्राइम नंबर लेता हूँ, मान लो P और Q, इन दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान है। कंप्यूटर बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकता है किसी भी दो प्राइम नंबर को, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। कंप्यूटर के लिए पता है, कैलकुलेटर है हमारे पास, कैलकुलेटर हमने मल्टीप्लाई करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बनाया है। तो मान लो दो बहुत बड़े नंबर हैं जो 300 डिजिट या 500 डिजिट के हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर देगा कंप्यूटर, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये कोई नंबर अगर मेरे पास आया है, अगर कोई मेरे पास ये नंबर आया है जो 300 डिजिट का है, कंप्यूटर ये पता नहीं लगा सकता है कि किन दो, इन्हें फैक्टराइज नहीं कर सकता है, किन नंबरों को मल्टीप्लाई करके आया है ये नहीं पता कर सकता। अगर कंप्यूटर करेगा भी तो एक एक नंबर को करके उसे देखना पड़ेगा। इसलिए सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उसको भी 100 या 200 साल लग जाते हैं करने में। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई मैं उस फॉर्मूले में डालूं और उसमें मेरे पास पहला प्राइम नंबर, ये 50वां प्राइम नंबर, ये 1 करोड़वां प्राइम नंबर मिल जाए। और जब तक ऐसा कोई फॉर्मूला डेवलप नहीं होता, हमारे पास जो बैंक की डिटेल है वो सेफ है। हालांकि जो व्हाट्सएप वगैरह में मैसेजेस यूज़ करते हैं वो क्रिप्टोग्राफी के मतलब ये प्राइम नंबर तो यूज़ करते हैं और थोड़ा एडवांस मेथड भी यूज़ होता है। बट बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है वो इसका यही है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशन भाई सिर्फ किताबों में नहीं खत्म हो जाना है, ये इसके और भी एप्लीकेशंस है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर कुछ चीज़ें डेवलप करोगे तो वहाँ ये सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, ऑफकोर्स अब पढ़ाई से लेके आप कुछ और करने लग जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, कुछ ऐसा करते हो, तब जाहिर सी बात ये चीज़ें आपको काम नहीं आएंगी। बट आपको इंजीनियर बन गए हो, आपको कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी है कोड्स के रूप में, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आएंगी, इसके एप्लीकेशंस काम आएंगे। आप एक नए तरीके से सोच सकते हो वहाँ पे कि भाई अच्छा ये हम ना, मेरे को कोड भेजना, हम प्राइम नंबर के फॉर्म में भी भेज सकते हैं ये कुछ और ऐड करके भेज सकते हैं। तो वहाँ आपकी ये चीज़ें काम आने वाली है। खैर, हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। तो ये हम अब समझते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एलसीएम और एचसीएफ। फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें इस चीज़ का समझना, पहले हम समझ लेते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम किस चीज़ में, एलसीएम स्टैंड फॉर, ये सभी को पता होना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें ना एक चीज़ आ रहा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, कॉमन मतलब होता है कोई चीज़ जो दोनों में सेम रहती है ना, उसे बोलते हैं कॉमन। यहाँ पे एक चीज़ समझने का मतलब होगा आपको, मल्टीपल और फैक्टर, ये दो चीज़ों का मतलब समझना होगा। अब जैसे मान लो ना किसी भी चीज़ के मल्टीपल की जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के मल्टीपल्स, जैसे 2 के मल्टीपल्स के बारे में बात करता हूँ, तो क्या होगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। मतलब मल्टीपल्स का मतलब है जो उसकी टेबल में आते हैं। जैसे 2 है, 2 की टेबल में क्या क्या आता है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, जो उसकी टेबल्स में आता है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल। वही बात रही अगर हम फैक्टर्स की बात करें, जैसे फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 12 है, 12 किन किन ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी टेबल में 12 आता है। तो जैसे कि हमारे पास हो गया 12 किन की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और 12 के भी टेबल में भी आता है। तो ये सब इसके क्या हो गए, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए, 12, 6, 4, 3, 2, 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब समझ आइए, जैसे अब 12 का, जैसे कि 12 के मैं फैक्टर्स पूछता हूँ तो आप बोलेगे भैया 2, 3, 4, 6, 12। बट 12 के मल्टीपल्स में पूछता हूँ तो बोलोगे 12 × 12, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 4 = 48। तो आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, समझ आ गया, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ठीक है, अब हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ किसी नंबर के हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए
हम क्या करते हैं, पहले मान लो जैसे कि आपको निकालना है 12, 4 और 12 का निकालना है, जो हम मेथड सीखेंगे जो एनसीईआरटी में बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से। तो पहले हम एलसीएम निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 12 का 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3। तो जो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 गुने 2, और 12 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब आपको एलसीएम के लिए क्या करना है, ऐसी चीज़ें जो दोनों में सेम हो उस पर आपको सर्कल कर लेना है। जैसे ये 2 जो है दोनों में सेम है तो इस पर सर्कल कर लिया हमने। जैसे ये 2 है दोनों में सेम है तो इस पर हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको जो दोनों में सेम है ना उसको एक बार लिख लेना है। ये दोनों में सेम है, इस पे इसको एक बार लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 2। और अब हमें क्या करना है, जो बच जाता है उसको भी लिख लेना होता है। अब ये 2 बार है ना, तो ये नहीं कि 2 गुने 2 लिख लेना है, नहीं, दोनों में सेम है तो इसको एक ही बार लिखना है। यहाँ पे दोनों में सेम है तो इसको एक ही बार लिखना है, और ये बच गया है इसको भी लिखना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 2 4, 4 3 12, तो 12 हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। रही बात एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए जो दोनों में सेम है उसको एक बार लिखा, जो दोनों में सेम है इसको एक बार लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, ये इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो दोनों का जो एचसीएफ हो गया हमारे पास क्या हो गया 4। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो ये बच जाता है ना इसको नहीं लिखते हैं, इसको हम एलसीएम में लिखते हैं। दोनों में बस यही डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब हम दूसरा अब हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है। मान लो जैसे हमारे पास आ गया 25 और 50, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, 25 का प्राइम फैक्टर करो, 25 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। और 50 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। अब 25 का प्राइम फैक्टर लिखो 5 गुने 5, और 50 का प्राइम फैक्टर लिखो 5 गुने 5 गुने 2, दोनों में सेम, देखो ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में सेम है तो एक बार, दोनों में सेम है तो एक बार, जो बच गया उसे तो निकालो, कर दो 10, 50 इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपको पता है क्या करना है, सिर्फ जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करना है, 5 गुने 5 दैट इज 25, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, अब समझ लेते हैं। 3 नंबर हो एक साथ तब हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ उन तीनों में। जैसे हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, 9, 27 और 30 ले लेते हैं। ये 3 नंबर ले लेते हैं हम, इन तीनों का हमें निकालना होगा प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं, एलसीएम और एचसीएफ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। देखते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 27, 3 5 3, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 30। अब हमारे पास क्या होगा, 3 1 0 0, फिर 2 1 2, 2 5 10 और 5 1 0। अब हमारे पास देखो 5 1 5, सॉरी 0 नहीं, वो होता है थोड़ा, आप समझो। अब 9 का हम प्राइम फैक्टर जो लिखेंगे, जो 9 का प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा, 3 गुने 3। जो 27 का प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा, 3 बार 3, 3 गुने 3 गुने 3। और जो 30 का प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा हमारे पास, 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, जो तीनों में सेम है, ये रहा, अच्छा, और ये 3 सिर्फ इसमें सेम है तो ये रहा। तो अब देखो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए समझना थोड़ा, यहाँ पे 3 में समझना थोड़ा रूल अलग है। एलसीएम के लिए जो तीनों में सेम है उसको एक बार लिखेंगे। अब एलसीएम में अगर कोई 2 भी सेम हो जाता है ना, कोई भी 2 भी सेम हो जाता है तो हम उसको भी लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है, जैसे 3 इसमें कॉमन है तो इसको हम लिखते हैं और एक ही बार लिखेंगे। और जो बच जाता है उसे लिखेंगे, ये बच गया 3 इसको लिख दिया, ये 2 बच गया इसको लिख दिया, और ये 5 बच गया इसको लिख दिया। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए जो सिर्फ कॉमन तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो सिर्फ हम उसको उसको ही लिखते हैं, ठीक है। ये एम नहीं है, ये एफ है। तो 3 सिर्फ कॉमन है तो 3 ही हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। बट एलसीएम के लिए क्या होगा, 5 दूने 2, ये दोनों में तीनों में कॉमन था तो इसको हमने एक बार लिखा, ये था 2 3 दोनों में कॉमन तो इसको एक बार लिखा, और जो बच गया उसे लिखेंगे। तो 3 बच गया, ये 2 बच गया, ये 5 बच गया, तो इसका क्या होगा एलसीएम 10 और 3 3 3 27, तो 270 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ओके,
अब हमने एलसीएम पढ़ लिया है और एचसीएफ पढ़ लिया कि तीनों नंबर का निकालते कैसे, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फैक्टराइजेशन में, जो हम एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है। सवाल अब आता है हमारे पास कि अगर एचसीएफ और एलसीएम के हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैं लिख के लिए रखा हूँ आपको लोगों के लिए। अब देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो मेन दिक्कत कोई चीज़ अगर आपको देगी ना, वो होगी वर्ड प्रॉब्लम। अगर वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन का आंसर रहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन आपके पास है तो क्या आप उसे कर पा रहे हो, उसे समझ पा रहे हो। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ पहला कुछ। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा, पहले हम समझ लेते हैं कि पता कैसे चलेगा हमें कि किस में एलसीएम निकालना है, किस में एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम के लिए कुछ 4-5 प्रॉब्लम है और एचसीएफ के लिए कुछ 4-5 प्रॉब्लम है। ये एनसीईआरटी से अलग है, एनसीईआरटी में होगा तो देखेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी से पहले काफ़ी चीज़ सीख जाओ। ओके, कीवर्ड आपको कैसा पता चलेगा, जब टुगेदर अगेन कोई चीज़ जब बोलेगा ना कि एक साथ काम हो रहा हो। मिनिमम का मतलब कैसे, जब मिनिमम कोई वर्ड होगा, या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ होगा, या नेक्स्ट टाइम होगा, या रिपीटिंग इवेंट होगा, तो हम समझ जाना है कि भाई इसमें एलसीएम निकालना है। अब समझते हैं यहाँ पर, 2 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 and 6 मिनट। जो 2 बेल है वो हर 4 और 6 मिनट में रिंग हो रहा है। आपको बताना अगली बार कब टुगेदर रिंग करेंगे, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। अब देखो समझ जाना चाहिए, क्लू क्या है, टुगेदर अगेन है, इसमें एलसीएम निकालना है। अब भाई एलसीएम ही क्यों, मैं इसके लिए बता देता हूँ भाई, इसमें भैया एलसीएम ही क्यों निकालना है, तो समझो। जैसे 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। अब हमें पढ़ना है 6 का टेबल, 4 और 6 है ना, 4 और 6 मिनट, तो दोनों का टेबल पढ़ो। तो 6 1 6, 6 2 12। अब देखो 6 4 24, एक और लिख लेते हैं। अब देखो पहली बार ऐसा कब हो रहा है दोनों में कि दोनों में नंबर सेम आ रहा हो, तो वो 12वें मिनट में हो रहा है ना जो दोनों में सेम हो। तो हम कैसे निकालेंगे, जब 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 12 मिनट। तो हमने इस तरीके से समझा कि भाई देखो ना, टेबल लिखा दोनों का, इस टेबल का मतलब मल्टीपल ही होता है ना, टेबल का मतलब तो मल्टीपल हुआ। और सबसे छोटा मल्टीपल क्या हुआ इसका, जिसमें इन 4 और 6 का सबसे छोटा मल्टीपल कि भाई जो दोनों में सेम हो, तो 12 ही हुआ हमारे पास। तो इसलिए हमें पता चला कि यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6। अब इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि कोई चीज़ अगर इन तीनों का मल्टीपल होगा ना, तो उस चीज़ से डिविज, कोई भी आपको पता है, अगर जैसे कि मैं 5 का मल्टीपल लिखता हूँ, 5 का मल्टीपल लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, 15 लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई किसी का मल्टीपल रहता है तो उस नंबर से भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 5 का अगर मैं मल्टीपल लिखता हूँ 5 से, तो डिविजिबल होगा ही, डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे 2 का मल्टीपल लिखता हूँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। किसी भी चीज़ का मल्टीपल रहता है तो 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 5 6 तीनों से डिविजल होगा। और यहाँ पे बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताना, ऐसा नहीं कोई सा भी नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो इन तीनों से डिविजल हो जाएगा। जाहिर सी बात हम इन तीनों का कॉमन मल्टीपल लेंगे। और कौन सा कॉमन, स्मॉलेस्ट बोला है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है तो बीच बीच में मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ता है। अब देखो 3 लाइटें हैं जो ब्लिंक कर रही है, जैसे एक लाइट ब्लिंक कर रही है 5 मिनट पे, दूसरी 10 मिनट पे, दूसरी 20 सेकंड पे, सॉरी सेकंड है यहाँ पे। तो आपको बताना अगली बार आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे ब्लिंक टुगेदर अगेन, कितने सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो जाहिर सी बात है इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हमें लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया है, यहाँ पे मेरा काम एलसीएम नहीं। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम को आप पढ़ के कैसे टेकल डाउन करोगे, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, इनका निकालना है फिर एलसीएम भी निकालना है। बस समझाना चाह रहा हूँ कि एलसीएम को आपको पता कैसे चलेगा कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बड़ी बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है आपके पास, आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, दिक्कत यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन को करोगे उतने ज़्यादा ही तरीके से आपको उतनी अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो जाहिर सी बात है इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब तीनों नंबरों का कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल आ जाएगा भाई, तब तो तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। दूसरा जाता है A boy takes 15 days to visit grandmother and sister takes 20 days। अब मान लो कि एक लड़का है, वो अपनी दादी माँ के पास मिलने जाता है, वो हर 15 दिन में विजिट करता है, और उसकी बहन जो है हर 20 दिन में विजिट करती है। अब बताओ ऐसा करके दोनों बहन भाई एक साथ कब विजिट करेंगे ग्रैंड माँ को। तो जाहिर सी बात है इसमें भी हम क्या करेंगे, इन 15 और 20 दिन का है ना, तो 15 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम निकाल लोगे, जो कि 60 डेज आएगा। ठीक है, ओके, बस इतना ही। 4 प्रॉब्लम हमने कर लिया, 4 हम कर लेते हैं एचसीएफ के लिए। ठीक है, ओके। तो अब देखो किसी में एचसीएफ निकालना आपको कैसे पता चलेगा।
कीवर्ड्स क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर होगा, डिवाइड इक्वली होगा, कट इनटू इक्वल पीसेस होगा, ये लार्जर साइज होगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल जैसी कुछ चीज़ है। तो आपको समझ जाना है कि उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें निकालना है HCF। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट कैन बी यूज टू कट पीसेज ऑफ 12 मीटर एंड 36 मीटर रोप्स। पहले इस क्वेश्चन को समझो क्या है। आप ये बताओ कि 2 रोप है मेरे पास भाई, ठीक है। अब 2 रोप है मेरे पास, तो एक 24 मीटर की, एक 36 मीटर की है। मतलब इन दोनों में से मुझे कट करना है। मान लो जैसे कि मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें हैं। आप ये मेरे पास 24 मीटर की हो गई और ये 36 मीटर की हो गई। इनमें से मुझे इक्वल पीसेस कट करना है। तो आपको बताना है कि कितने का मुझे कट करना पड़ेगा ताकि इसमें से कुछ बच नहीं जाना चाहिए। एचसीएफ का मतलब है कि भाई ये नहीं कि भाई कितने का भी काट लो। आप देखो इसमें क्या है हमारे पास कि एक्स्ट्रा कुछ ना बच वेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई इतने इतने का काटे और यहाँ एक्स्ट्रा बच गया रहने दो इसको, ऐसा नहीं करना है। अगर इसको मैं 3 इक्वल पीसेस में काट रहा हूँ तो कुछ बच नहीं जाना चाहिए। इसको 4 पीसेस में काटूँ तो बच नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास क्या है, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 12 और 36 का जो एचसीएफ है वो, सॉरी 24 और 36 का एचसीएफ है जो वो 12 होगा। मतलब समझाता हूँ इसका क्या हुआ। मतलब ये हुआ इसका कि मान लो जैसे मेरे पास ये है 12 का, ये है 36 का। तो इसका मैं जो 24 वाला होगा ना, इसको 12 मीटर और इसको 12 मीटर में कट करूँगा। और जो 36 वाला है इसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा, 12 12 और 12 के। ठीक है, तो ये है हमारे पास एचसीएफ की पावर कि जब आपको मेजरमेंट का कुछ निकालना हो कि सबसे बड़ा कितना मैं पीस में जो मैं काट सकता हूँ ताकि कुछ वेस्ट ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भाई वेस्ट भी नहीं होना चाहिए ना हमारे पास। तो तब हमें एचसीएफ निकालना है। देखो 24 सेंटीमीटर का तो 12 12 के, इसको 2 पीसेस में बांटेंगे और इसको 3 पीसेस में बांटेंगे। तो 24 और 36 मीटर का अगर मुझे रोप हो और ग्रेटेस्ट लेंथ में इसे क्या काट सकता हूँ जो दोनों में इक्वल का ही कटे, तो 12 12 काट सकता हूँ। यहाँ पे 12, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 12 कट रहा है भाई, यहाँ का 13 का कट, दोनों में सेम ही कटेगा। ऐसा कुछ केसेस हो वहाँ में एचसीएफ निकालना है। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि समझो इस चीज़ को 2 बार देखो रिपीट करके। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई यू बैक। और अभी चैनल हम ग्रो कर रहे हैं तो तुरंत ही रिप्लाई कर दूँगा कोई भी कमेंट आता है, कोई भी डाउट आता है तो। यू हैव 60 रेड बॉल्स। अब आप देखो आपके पास 60 रेड बॉल हैं, 75 ब्लू बॉल हैं, बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स यू कैन फॉर्म विद इक्वल बॉल्स ऑफ ईच कलर। आप समझना यहाँ पे एक 60 रेड बॉल है और एक 75 ब्लू बॉल है। आप इनका इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप कितने का बना सकते हो? तो आंसर हम इसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 60 और 75 का, 15-15 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, ओके। तो बैक ऑन टू, तो 60 और रेड बॉल है, 75 ब्लू बॉल है, तो इनका ग्रुप कितने का बनेगा? ठीक है, हाईएस्ट ग्रुप क्या? अब देखो हमारे पास इसका आंसर है 15। इसका मतलब क्या हुआ, जो 60 है उसके 15 के ग्रुप बनेंगे। 15 के कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे। और 75 बॉल के भी 15 के कितने ग्रुप बनेंगे? 15 15 15 15 और 15, इसके 5 बनेंगे। अब समझ आया? तो हमें ये निकालना है कि 60 रेड बॉल और 75 ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, तो मैक्सिमम कितना ग्रुप बनाया जा सकता है। अब मैक्सिमम ग्रुप बनाने का मतलब है कि दोनों में जो नंबर ऑफ बॉल है वो सेम होना चाहिए। यानी कि इसमें 14 बॉल आ रहे हैं, इसमें 13 बॉल आ रहे हैं, नहीं, दोनों में जो नंबर्स जाने चाहिए बॉल्स की वो सेम जानी चाहिए। और सबसे मैक्सिमम क्या पॉसिबल है कि कितने का बन पाए, तब हम उसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि 60 वाले से 50 पर 15 का बनेगा, इसके 4 डब्बे बनेंगे। और इससे 75 वाले से कितने बनेंगे? इसके 5 बनेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो मेजरमेंट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 84 एंड 108 एग्जैक्टली। अब आप ऐसा नंबर बताओ सबसे बड़ा जो 84 और 108 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। इसके लिए भी हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर किसी चीज़ का कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो उस नंबर को डिवाइड भी कर देगा इजिली, है ना। जैसे कि 12 के फैक्टर है यार, जैसे उदाहरण के लिए नहीं समझा तो 12 के फैक्टर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 3 है। तो ये जो नंबर है इसको डिवाइड ही कर देगा ना, फैक्टर्स उसको तो डिवाइड कर ही देगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। तो हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो तो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ रिबन टू कट 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। आप देखो क्लू भी देख रखा है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है भाई कि 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का हमारे पास कुछ 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का है। आपको निकालना है कि आप कितना हम इसमें निकालेंगे कि कितना मैक्सिमम कितना हम काट सकते हैं 80 और 100 सेंटीमीटर में कि बिना कुछ वेस्ट का निकल जाए। तो आंसर है हम इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसे हम रिबन वाली क्वेश्चन की तरह ही है ये। तो आई होप आपको समझ आया हो चीज़ें, आप कर लोगे सेम, बिल्कुल डिटो इसके जैसा है। ठीक है, कोई चीज़ 80 सेंटीमीटर
तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 80 एंड 100 सेंटीमीटर है, तो अब रिबन है हमारे पास, तो मैक्सिमम कितनी लेंथ है जो आप किसकी काट सकते हो, उसकी काट सकते हो 80 और 100 की, कुछ बच नहीं जाना चाहिए एक्स्ट्रा। तो हमारे पास मान लो ये 80 का है और ये हमारे पास 100 का है। आंसर अब इस मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब 80 वाले में से, तो 80 वाले में से 1 2 3 4 का ही कटेगा ना, 20 का। तो हाँ, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा और ये 20 होगा। और 100 में से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा। तो HCF आपको यही बताता है कि दोनों में से अगर कुछ चीज़ कट रहा है, ये हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम कितनी लेंथ काटी जा सकती है। मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस में हमेशा HCF निकालना होगा आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कब हमें क्या निकालना है। और ये चीज़ बार बार रिपीटेशन से आएगी, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, उतने अच्छे से। ओके, तो अब कुछ ये क्वेश्चन है हमारे पास। यू वांट टू पैक 90 पेन्स एंड 120 पेंसिल इनटू बॉक्सेस विद इक्वल आइटम्स, मतलब दोनों में जो है इक्वल आइटम ही आने चाहिए दोनों बॉक्सेस में। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस यू कैन मेक, आप कितने बॉक्सेस बना सकते हो। तो इस केस में भी हमें क्या निकालना होगा, 90 और 120 का HCF निकालना होगा। मैक्सिमम देखो यहाँ पे हिंट दे रखा है, मैक्सिमम जैसे हमने कुछ कीवर्ड्स देखा था। यू हैव 2 पीसेज ऑफ लैंड मेजरिंग, 2 पीसेज हैं आपके पास लैंड जिसमें आप 150 मीटर स्क्वायर है, 225 मीटर स्क्वायर है। वट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर प्लॉट कैन बी कट, अब इन दोनों में से सबसे बड़ा स्क्वायर प्लॉट कितने का काटा जा सकता है। तो जाहिर बात हम HCF निकालेंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, कोई सही फैक्टर नहीं है, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वाला। ओके, अब LCM और HCF का लास्ट एप्लीकेशन रह गया है, हम वो भी कर ही लेते हैं। सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का लास्ट एप्लीकेशन में क्या देखा था, इसका क्या करना है हमें। मान लो हमारे पास 4 की पावर n है, आपको ये प्रूफ करना है कि n की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं समझा दूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है और आपको किस तरीके से करना है। तो 4 की पावर n आपको लिखा रहेगा, तो ये वेरीफाई करो कि n की किसी भी वैल्यू, मतलब n को कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 1 लाख, 2 करोड़, कुछ भी रख लो, आप कुछ भी पुट कर दो, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमें एंड में जो डिजिट है वो 0 के साथ एंड होगी। बस आपको ये प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखो जो n है हमारे पास, जो n है इसको फैक्टराइज का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता था कि पहले हम चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे, इन्हें फैक्टराइज करो। जब इन्हें आप फैक्टराइज करोगे तो आप 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n। आप प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया। अब मान लो थोड़ा आप इस कहानी को समझो, अगर कोई चीज़ लास्ट में 0 के साथ एंड हो रहा है, उसका मतलब क्या हो, इस चीज़ को समझो। 10 है, 50 है, 70 है, या 1370 है, कुछ भी ले लो, एंड में 0 होना चाहिए। मतलब ये है कि वो हमेशा जो है वो 10 का फैक्टर होगा। ये भी 10 इंटू 1 में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 10। अच्छा, मतलब 10 का फैक्टर होगा। अच्छा, 10 का फैक्टर होने का क्या मतलब हो, अगर लास्ट में 0 है तो हमें इतनी बात पक्की पता चलेगी भाई वो 10 का फैक्टर होगा। अच्छा, 10 का फैक्टर अगर कोई चीज़ है तो इसका क्या मतलब हुआ बोलने का, इसका क्या मतलब हुआ बोलने का, इसका मतलब हुआ कि अगर 10 का फैक्टर है तो वो इसका प्राइम फैक्टर हो तो 2 और 5, वो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई जो है 0 के साथ एंड हो रहा है तो पक्का 2 का ही फैक्टर होगा और 5 का ही फैक्टर होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये बात बता रहा है कि अगर कुछ 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसका 2 और 5 दोनों ही फैक्टर होगा। और क्या यहाँ पर 2 और 5 दोनों है, 2 तो है बट 5 नहीं है। अब क्योंकि 5 नहीं है, क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो कभी भी यानी कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। बस इतना ही था, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इस तरीके से मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करूँ, बट मैं यहाँ पे मैं कोर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको चीज़ों कैसे किस तरीके से करनी है, यहाँ पे आइडिया क्या है, इसकी थियोरी क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी हम बुक के लिखेंगे जैसे एग्जामिनेशन में हमें लिखना, वो तो खैर अलग तरीके से लिखेंगे ही सिस्टमेटिक वे में, बट इस चीज़ को आप समझो यहाँ पर हमने क्यों लिया है इस चीज़ को। ओके, दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन अगर कुछ भी आपको फॉल्ट नज़र आता हो तो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।